जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो है संविधान से रिलेटेड, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं मौलिक अधिकारों के बारे में। तो मौलिक अधिकार के जितने भी अनुच्छेद हैं सबको आपको याद होने वाला है दोस्तों, बिल्कुल डायग्राम के साथ एकदम एक्सप्लेन करके आपको समझाने वाला हूँ ट्रिक मैथड से, तो आपको आसानी से दोस्तों याद हो जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिए। और दोस्तों, ये इस वीडियो सीरीज़ का दोस्तों पहला पार्ट है। ये पूरा जो ह्यूमन राइट्स जो है दोस्तों, वो एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा, इसलिए हम लोग तीन तीन करके हम लोग क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में तीन जो फंडामेंटल राइट्स हैं दोस्तों, उसको हम लोग क्या देखने वाले हैं, इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले जो है दोस्तों, आपका संविधान सभा है, और साथ ही साथ जो है संविधान के जितने भी अनुच्छेद हैं उसको ट्रिक से याद करना, और साथ ही साथ दोस्तों और भी अन्य वीडियो है, उसके लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसको ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं मौलिक अधिकार क्या है। तो दोस्तों, हमारे जो हर मनुष्य की जो है जन्म लेते ही उनको क्या हो जाता है, कुछ अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, जिनके तहत वो अपनी सुरक्षा एवं अपनी जिम्मेदारियों की जो बातें हैं उन पर क्या कर सकता है, पूरी तरीके से दोस्तों वो जो है अधिकार रखता है। उसको क्या कहा जाता है, मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स के नाम से जिसे जो है दोस्तों जाना जाता है। ठीक है, तो इसके तहत जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों फंडामेंटल राइट्स। और फंडामेंटल राइट्स जो है लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों कि मौलिक अधिकार जो है दोस्तों कौन सा देश से लिया गया है, तो इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, जो फंडामेंटल राइट्स है वो कौन सा भाग में पूछा जाता है। वन लाइन का क्वेश्चन पूछता है इसमें, तो भाग 3 में जो है फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है। ये भी प्रश्न पूछता है कि कौन से अनुच्छेद में फंडामेंटल राइट्स है, तो मतलब अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक जितने भी बताए गए हैं, सब में क्या है, मौलिक अधिकार जो है इसमें दिए गए हैं। और दोस्तों, जब इसमें इसी क्या कहा जाता है, भारत संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, भारत का जो भारत संविधान है उसका मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो मौलिक अधिकार को ही मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। अब मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि जो है अमेरिका में दोस्तों जो इसके तहत जो फंडामेंटल राइट्स है उनके तहत जो कमेटी बैठी गई थी, उनका जो नाम था क्या था, मैग्ना कार्टा था। उसी कारण इसे भी जो है भारत में मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों संपत्ति का अधिकार। दोस्तों, आपको पता होगा कि संपत्ति का जो अधिकार है हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आते थे, लेकिन उसको पूरी तरीके से 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 को ये जो है संपत्ति के अधिकार को हटा करके दोस्तों मौलिक अधिकार से पूरी तरीके से हटा दिया गया है, और किस में ला दिया है, उसको कानूनी अधिकार के अंतर्गत उसको जोड़ दिया गया है। किस में जोड़ा है, अनुच्छेद 300 ए के तहत उसको कानूनी दर्जा दिया गया है। तो दोस्तों, आपको पता होगा मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार, तो मौलिक अधिकार जो है दोस्तों हमारे कुछ ऐसी भी कंडीशन हो वो हमसे नहीं छीन सकते, लेकिन कानूनी अधिकार क्या होता है दोस्तों, जो है पूरी तरीके से उसको जो है छीना जा सकता है। ठीक है, आपातकाल की स्थिति में। अब दोस्तों इसमें क्या होता है जब संपत्ति के अधिकार में समस्याएं कब आई, देखिए जब क्या होता है हमारे पास मौलिक अधिकार है संपत्ति को रखना और उसकी हिफाजत करना, उसी तरीके से कानूनी अधिकार के अंतर्गत लाने का मेन रीज़न क्या है, जैसे क्या हो गया, कोई भी क्षेत्र है उसको क्या कर देंगे हम लोग, राष्ट्रीय उद्यान में घोषित कर देंगे, तो वहाँ पास जितने भी जमीन, अगर कोई किसान है, कोई व्यक्ति है जिसका क्या हो रहा है, जमीन आ रहा है, ठीक है, या फिर क्या करना है, कोई ब्रिज बनाना है, पुल बनाना है, या कोई सरकारी जो स्कूल है ये बनाना है, या फिर सरकारी अस्पतालें बनानी है, तो उस क्षेत्र में अगर किसी व्यक्ति का जो है दोस्तों जमीन आ रही है, तो उस समय जो उसका अधिकार है कि उस जमीन को वो ना दे, वो खुद का अधिकार है उसको, इसलिए क्या कर सकता है, वो इसको कोर्ट में केस कर सकता है और वो अपने अधिकार के लिए मांग कर सकता है। तो इस समय जो है दोस्तों जो सरकारी जो ग्रोथ है उसमें क्या है, रुकावट ना आए, इसलिए क्या हो जाए, बहुत सारी समस्याएं देखने गई, इस वजह से इसको उठा करके दोस्तों कानूनी अधिकार के अंतर्गत शामिल कर दिया। ठीक है, बहुत ही अच्छा किया दोस्तों, क्योंकि जो सरकारी नेताएं हैं उनकी की ज़मीन क्या है, ज़्यादाएँ होती है। ठीक है, क्योंकि वो गुप्त तरीके से कहीं ना कहीं पास अपने ज़मीन को रखे रहते हैं। ठीक है, तो ये जो है पूरी तरीके से अगर ऐसा होता तो उनके पास जो है काफ़ी मात्रा में ज़्यादा ज़मीनें होती। तो ये दोस्तों कानूनी अधिकार होना बहुत ही अच्छा हुआ कि ये जो है हो चुका। तो दोस्तों मुझे कमेंट करके बताइए कि जो कानूनी अधिकार सही किया गया है या फिर मौलिक अधिकार में इसको वापस रखना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों मौलिक अधिकार के अंतर्गत हमारे पास कितने अधिकार हमारे पास अभी वर्तमान में है। तो दोस्तों वर्तमान में हमारे पास 6 अधिकार हैं। ठीक है, पहला जो है दोस्तों समानता का अधिकार, जिसे इक्वलिटी के नाम से जाना जाता है।
जिसमें अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक है। ठीक है, 14 से लेकर के 18 तक जो है हमारे को अधिकार जो मिला है वो क्या है, अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार। ठीक है, उसी तरीके सबके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, दूसरा है दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार, फ्रीडम। ठीक है, जो अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक है। उसी तरीके से दोस्तों आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 23 और 24, मात्र 2 ही अनुच्छेद हैं दोस्तों इसमें, 23 और 24। ठीक है, उसी तरीके से शोषण का अधिकार के अंतर्गत जो है 23 और 24 में वर्णित है। और बात कर लेते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद से 25 से लेकर के 28 तक दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें क्या है, धार्मिक से स्वतंत्रता से रिलेटेड जो है पूरी बात करने वाले हैं। उसी तरीके से जो हमारे पास है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। ठीक है, तो शिक्षा एवं संस्कृति का जो अधिकार है उसको क्या है दोस्तों, ये 29 से लेकर के 30, मतलब 2 अनुच्छेद में ये भी वर्णित है। ठीक है, उसी तरीके से संविधानों उपचारों का जो है अधिकार, मतलब ऐसे हमारे राइट्स जो इनके अंतर्गत जो है वो पूरी तरीके से हमको नहीं मिल रहे हैं, तब हमको कहाँ जा सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं। ठीक है, हमारे अपने मौलिक अधिकारों के लिए चुनौती दे सकते हैं। ये किसमें है दोस्तों, अनुच्छेद जो है आपका 32 के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो आप, मैंने यहाँ पर बताया 29 और ये जो है 30 बताया, उसके बाद डायरेक्ट मैंने 32 बताया, तो अनुच्छेद 31 कहाँ है, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा। तो ये स्पेशल होता है दोस्तों, ये जो आर्मी जो होते हैं सैन्य, उनको ये जो है मौलिक अधिकार मिले हुए होते हैं। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों एक एक करके सभी को। ठीक है, आप इसको याद भी रख सकते हो इस तरीके से, EFER। मैं इसलिए इसको ज़्यादा वो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप बेसिक से कॉम्पिटिशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसको बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जो है क्रम में आपको याद होगा। देख लेते हैं एक बार फिर से, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण का विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति शिक्षा अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है, तो चलिए अब दोस्तों बात कर लेते हैं समानता का अधिकार। समानता का अधिकार क्या होता है, विधि के समक्ष समानता जो है हमको मिला है अनुच्छेद 14 के अंतर्गत। ठीक है, क्योंकि अनुच्छेद 14 से लेकर के 18, ठीक है, 14 से लेकर के 18 में क्या वर्णित है, समानता का अधिकार जो है पूरी तरीके से वर्णित है। तो सबसे पहले हमारे पास अनुच्छेद आता है 14। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत दोस्तों विधि के समक्ष जो है समानता की बात कही जा रही है। विधि के समक्ष समानता मतलब क्या होता है दोस्तों, विधि मतलब होता है कानून। ठीक है, कानून के समक्ष जो है कोई भी छोटा नहीं रहेगा, कोई भी बड़ा नहीं होगा। ठीक है, जिसने जैसा अपराध किया है उस अकॉर्डिंग जो है उनको जो है पूरी तरीके से जो है सजा दी जाएगी। ठीक है, जैसे आप चित्र यहाँ पर देख सकते हो, जज के सामने जो है इस तरीके की मूर्ति, और जो है उनकी आंखों में पट्टी और उसके हाथ में तूला होता है। मतलब क्या होता है, पूरी तरीके से दोनों कोई भी पक्षपात नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये इसका अर्थ होता है दोस्तों, कानून के सामने सब एक समान है तथा राज्य के सभी व्यक्ति के लिए कानून जो है समान बनाए जाएंगे तथा उसे समान रूप से लागू किया जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से बात कर लेते हैं दोस्तों अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत धर्म, नस्ल, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर नहीं किया जाएगा। ठीक है, मतलब कोई व्यक्ति क्या है, धर्म से रिलेटेड, क्या है, हिंदू है, ये मुस्लिम है, ठीक है, नस्ल जाति से संबंधित, जैसे तुम उच्च जाति के हो, तुम नीचे जाति के हो, इस तरीके से। लिंग मतलब क्या है, आप पुरुष हो महिला हो, इस तरीके का। जन्म और जन्म स्थान से लेकर के, ठीक है, कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। राज्य के द्वारा धर्म, जाति, लिंग एवं नस्ल, जन्म स्थान के पर आधारित जो है किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। इंपॉर्टेंट इसमें है दोस्तों अनुच्छेद 14, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। उसी तरीके से देख लेते हैं लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। मतलब दोस्तों लोक नियोजन मतलब देश को आगे बढ़ाने के लिए सभी को समान अवसर दिया जाए। ठीक है, तो इसमें जो दोस्तों लोक नियोजन से संबंधित विषयों में नागरिकों के लिए अवसर की समानता देने की बात कही है। लेकिन दोस्तों इसमें अपवाद आ जाता है आरक्षण। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आरक्षण में क्या होता है, कोई भी जाति जनजाति है जो है पिछड़ी हुई है, उसको भी आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी जो है भारत के संविधान में लिखा हुआ है। ठीक है, आप उनको पीछे तो नहीं छोड़ सकते, तो उनको भी क्या है, एक निश्चित सीट जो है रिजर्व कराया जाए, इसलिए उसमें क्या हो रहा है, आरक्षण दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों आरक्षण जो है मुद्दा हमेशा शुरू से चलता आ रहा है और अभी भी चल रहा है। ठीक है, लेकिन जो है ये मुद्दा कभी भी नहीं हट सकता। रीज़न क्या है, क्योंकि जो हमारे पास जो लोकसभा है और राज्यसभा है, इन्हीं दोनों मिल करके ही तो क्या करते हैं, आरक्षण के लिए जो है बनाया गया है, और इन्हीं आरक्षण की सीट के आधार पर ही तो इनमें खुद जो है हमारे सांसद बैठे हुए हैं। तो ये अपना वोट कैसे देंगे, क्योंकि आपको पता होगा, मैंने राष्ट्रपति के वीडियो में बताया है, लोकसभा एवं राज्यसभा की जो वीडियो बनाया है मैंने, उसमें मैंने बताया है कि जो नियम है और कानून है इन्हीं से ही पारित होते हैं, तब राष्ट्रपति के पास जाता है। और जब दोस्तों इन्हीं लोग ने जो है आपके संसद के लोकसभा राज्यसभा के सदस्य ही उस जो बिल है उसमें पारित नहीं करेंगे, सिग्नेचर नहीं करेंगे कि आरक्षण हटाओ करके, तो कहाँ से वो जो है राष्ट्रपति के पास जाएगा, ये तो सोचिए आप। तो मतलब आरक्षण का मुद्दा कभी नहीं हट सकता। ठीक है,
चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों समानता का अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद नंबर 17, क्योंकि दोस्तों 14 से लेकर के 18 तक क्या दिया हुआ है हम पढ़ रहे हैं समानता का अधिकार, जिसमें ये इंपॉर्टेंट है अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के अंतर किया गया है। तो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत जो है अस्पृश्यता का अंत किया गया है, मतलब जो है छुआछूत की जो भावनाएं हैं, छुआछूत की जो है रखा जाता है, उसे ही क्या कहा गया है दोस्तों, इसमें जो है अस्पृश्यता का अंत बताया गया है। और ये क्या है, दंडनीय अपराध है, ठीक है। इसे घोषित किया गया है तथा इसे धर्म जाति रंग के आधार पर उसे छुआछूत का भेदभाव नहीं कर सकते, ठीक है। कि आप जो है दूसरे धर्म के हैं तो आप मैं मुझसे दूर रहो, बहुत दूर रहो, जाति के आधार पर रंग मतलब तुम गोरे तुम काले हो, इस तरीके से, ठीक है। उसी तरीके से दोस्तों उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 के तहत जो है किया गया है। इसके अंतर्गत उपाधियों को समाप्त करने के लिए दिया गया है और भारत का कोई भी नागरिक जो है अपने नाम के पहले कोई भी उपाधि नहीं लगा सकता, कोई भी उपाधि लगा नहीं सकता। मतलब क्या हुआ, पहले के लोग जो थे दोस्तों राजाएं थी, वो अपने नाम के सामने महाराजा, ठीक है, सुल्तान, बादशाह, जैसे बादशाह अकबर, ठीक है, उसी तरीके से राय बहादुर, ये सब की उपाधि जो मिली थी उनको, तो उनके नाम के पहले वो यूज़ करते थे। ये सब जो है दोस्तों उसी तरीके से जो है जिनको भारत रत्न मिला है, पद्म विभूषण मिला है, पद्म भूषण मिला है, इन सब का जो है नाम के पहले उपयोग नहीं किया जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद हैं जिसका उपयोग जो है आप कर सकते हो। किसका किसका दोस्तों, जैसे एजुकेशन के क्षेत्र में और आर्मी के क्षेत्र में जिनको जो है पद मिला है उसका यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों जैसे क्या है, कोई व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा पढ़ लेता है, प्रोफेसर बन जाता है, तो उनके नाम के पहले क्या लगाता है, प्रोफेसर, तो प्रोफेसर प्यारेलाल हो गया, प्रोफेसर कृष्ण कुमार हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये सब प्रोफेसर जो शब्द है इसका प्रयोग होता है। जैसे उसी तरीके से डॉक्टर, डॉक्टर है तो दोस्तों जैसे क्या हो गया, हमारा छत्तीसगढ़ के अगर हम लोग विधायक की बात करें, कौन है, रमन सिंह, तो वो क्या है, उनको डॉक्टर की उपाधि मिली हुई है, तो ठीक है ना, तो उनको क्या है, वो डॉक्टर रमन इस तरीके से बोला जा सकता है, ठीक है। अगर कोई PhD करने के बाद दोस्तों आगे क्या होता है, उनको डॉक्टर की उपाधि मिल जाती है, तो डॉक्टर जो है उनके नाम के पहले डॉक्टर हाथी, ठीक है। उसी तरीके से जो है दोस्तों आर्मी में देखें तो ब्रिगेडियर है, ठीक है, उसी तरीके से, ठीक है, जैसे क्या हो गया ब्रिगेडियर भानु प्रताप। तो इस तरीके से जो है दोस्तों आप जो है इसमें सिर्फ एजुकेशन और आर्मी में ही उपाधियों को लगाया जा सकता है, अन्य जो है किसी भी सम्मान में नहीं लगाया जा सकता। अब बात करें तो दोस्तों एक तरफ फिर से हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं। समानता का अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक। अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता, दूसरा है नस्ल जाति लिंग के आधार पर भेदभाव का विरोध, उसी तरीके से 16 है दोस्तों लोक नियोजन के निर्माण में अवसर की समानता, और 17वां है दोस्तों अस्पृश्यता का अंत, और 18 जो है उपाधियों का अंत, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों समानता को पूरी तरीके से लाने की जो पहल है यह हमारे को हमारे अधिकार के अंतर्गत मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद रखिए दोस्तों, जितना मैं बता रहा हूँ आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, क्योंकि दोस्तों आप जब भी आप गैलरी खोलोगे तो आपको जो है रिवाइज करने में आसानी होगी। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों आप स्वतंत्रता का अधिकार। तो दोस्तों समानता का अधिकार हमने पढ़ा 14 से लेकर के 18 तक, अब 19 से लेकर के 22 तक हम पढ़ने वाले हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, हमको पूरी तरीके से आज़ादी मिल जाएगी, कहीं पास भी जाने की, कहीं पास बोलने की, कहीं पास जो है सभा करने की, कहीं पास जो है अपने बातों को रखने की, ठीक है। तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो है वर्तमान समय में हमें कुल 6 स्वतंत्रता के अधिकार प्राप्त हैं। मूल संविधान में 7 स्वतंत्रता के अधिकार उल्लेख था, लेकिन एक जो है इसको हटा दिया गया है। किसको हटा दिया गया है, संपत्ति के अधिकार को, जो 19F में है, ठीक है। इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए एक एक करके बात आपको बताने वाला हूँ तो आपको याद हो जाएगा। देखिए जब भी क्या होता है आर्टिकल बनते हैं तो दोस्तों उसके सब आर्टिकल होते हैं, मतलब अनुच्छेद के उप अनुच्छेद होते हैं। तो यहाँ पास जो है पूरी तरीके से 7 जो है यहाँ पास उप अनुच्छेद है। तो 19A में है बोलने की स्वतंत्रता, 19B में है सभा करने की स्वतंत्रता, 19C में है संगठन करने की जो स्वतंत्रता, 19D में है देश में कहीं पर भी आवागमन करने की स्वतंत्रता, 19E में है किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता। चूंकि 19F को संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है और अनुच्छेद 300A में उसको क्या कर दिया गया है, स्थापित कर दिया गया है। और 19G में है दोस्तों आपका जो है व्यापार करने की स्वतंत्रता। भाई इतना लंबा चौड़ा है, इसको कौन याद रखेगा। चलिए मैं आपको याद करा देता हूँ चुटकियों में, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको क्या है, अनुच्छेद 19 है। 19 मतलब क्या है, ज़्यादा 19-20 ना करो, हम आपको समझा देते हैं। तो इस तरीके से क्या हो गया, 19A में आपको मिली है बोलने की स्वतंत्रता। आप बोल रहे हो, आपको बोलने की स्वतंत्रता है, किसके तहत, 19A के अंतर्गत। अब जब आप बोल रहे हो तो उसको कोई सुनने वाला नहीं है, ठीक है, मतलब आप बोल रहे हो उसको सुनने वाला कोई नहीं है, ठीक। इस तरीके से याद रखने का तरीका ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप बोलने की स्वतंत्रता हमको 19A में मिला है। उसके बाद क्रम में हमको क्या मिलेगा, आप जब बोल रहे हो तो कोई सुनने वाला नहीं है, तो क्या करोगे, आप सभा इकट्ठा करोगे, ठीक है, ताकि आपकी बात को सुने, ठीक है।
तो जब आप सभा इकट्ठा करोगे 19B के तहत, ठीक है, सभा एकत्रित करोगे, फिर भी आपको सभा में आपकी बात को कोई भी नहीं सुन रहा है, तो आप क्या करोगे, संगठन बनाओगे। संगठन में क्या होता है, अपने ही आदमी होते हैं, ठीक है, संगठन में कौन होते हैं, अपने ही आदमी होते हैं। तो मतलब क्या करोगे, संगठन बनाओगे। अब संगठन बनाओगे किसके तहत, 19C के तहत बनाओगे, और वो उसके बाद जो है वो उसके बाद फिर भी नहीं सुनेंगे, मतलब लास्ट तक आपके बात को सुनेंगे ही नहीं, ठीक है, क्योंकि आपको बोलने की स्वतंत्रता है। आपने बोला, नहीं सुने, फिर भी आपने सभा एकत्रित किया, ठीक है, सभा एकत्रित किए, फिर आपने अपने आदमी का संगठन बना लिया, फिर भी आपकी बात को नहीं सुने, तब कहाँ, आसपास के लोग सुन ही नहीं रहे हैं, तो आपको क्या जाना पड़ेगा, विदेश जाना पड़ेगा। मतलब विदेश में आवागमन करने की जो है स्वतंत्रता आपको दी गई है, तो आप विदेश जाओगे, ठीक है। अब विदेश जाओगे दोस्तों, तो वहाँ पास क्या करना पड़ेगा, आपको रहना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से वहाँ पास किसी भी क्षेत्र में निवास करने की जो स्वतंत्रता है, ठीक है, किसी भी क्षेत्र मतलब भारत में, ठीक है ना, भारत में, भारत की बात कर रहा हूँ मैं, विदेश में जाकर कहीं भी आप नहीं रह सकते, ठीक है। तो ये जो है आप भारत के लिए है, तो किसी भी क्षेत्र में आप जैसे विदेश चले गए, तो वहाँ पास क्या है, आवागमन की सुविधा है, वहाँ से आए तो फिर क्या हुआ, वहाँ पास रहने के लिए व्यवस्था आपने बनाई। तो दोस्तों अनुच्छेद ई के तहत, 19E के तहत आपको कहीं भी आने जाने की जो है स्वतंत्रता है। अब दोस्तों विदेश गए हो, ठीक है, तो वहाँ पास क्या हो जाएगा, आप जो है खाना खाओगे, तो कहाँ रहने के लिए तो व्यवस्था तो हो जाएगी, लेकिन खाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा, कमाने के लिए आपको व्यापार करना पड़ेगा। तो व्यापार करने की जो सुविधा दी हुई है वो है अनुच्छेद जी के तहत दी हुई है, ठीक है, अनुच्छेद जी के तहत दी हुई है। चूंकि जो दोस्तों व्यापार करने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, तो क्या करोगे, आप अपने संपत्ति को बेच दोगे, तो मतलब यह हो जाएगा, यहाँ पास कट जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 19F को जो है संपत्ति का अधिकार है, आपने उसको क्या कर दिया, बेच दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बोलने की स्वतंत्रता मिली थी, और सभा कोई नहीं सुना तो आपने सभा बना करके बोला, फिर भी कोई नहीं सुना तो आपने संगठन बनाया, और संगठन बनाने के बाद भी नहीं सुने तो आपने विदेश गए कि वहाँ से हम लोग अपनी जो है बात को सुनाए सबको, लेकिन उसके बाद भी नहीं सुने, तो लेकिन आप विदेश गए हो, तो विदेश में रहने के लिए आपको जगह भी चाहिए, निवास करने की आज़ादी तो है आपको, लेकिन वहाँ पास गए, लेकिन वहाँ पास भी कोई बात नहीं सुना, तो वहाँ पास क्या कर, धीरे धीरे रहने की आज़ादी तो मिल गई, लेकिन खाने वाने के लिए क्या किया आपने, जो आपने पास संपत्ति थी उसको बेच दिया, मतलब आपने क्या कर दिया, बेच दिया, और क्या करना स्टार्ट कर दिया, व्यापार करना स्टार्ट कर दिया, ताकि वो आप अपना पेट भर सके। तो इस तरीके से आप क्रम में याद रखोगे तो आपको आसानी से ये याद हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें जो है एक है एफ, एफ मतलब क्या होता है, फॉल्स, ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। फॉल्स मतलब ये जो है अभी वर्तमान में लागू नहीं है, ठीक है, इसको हटा दिया गया है। बहुत बार बता रहा हूँ, एक बार जो है दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, ठीक है। अनुच्छेद 19 जो है स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अनुच्छेद 20, इसमें आता है दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। मतलब दोस्तों दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण क्या होता है कि इसके अंतर्गत जो है 3 प्रकार की स्वतंत्रता हमको मिली हुई है। जैसे क्या हो गया, एक अपराध की एक ही सजा, जैसे क्या हो गया, हम कोई केस चल रहा है, मैं गुनहगार हूँ या फिर आप गुनहगार हो, ठीक है, मान लो, ठीक है, तो उस कंडीशन में केस चल रहा है और केस की सुनवाई हो चुकी है और आपको सज़ा मिला 1 वर्ष का, ठीक है, 1 वर्ष की सज़ा मिला, लेकिन वो केस जो है फिर से रीओपन हो जाता है, और उस समय जो है अपराधी कोई और रहता है, या फिर उसी केस में जो है एक जगह जो है कोई भी अधिक जो है उसमें अपराध हुए हैं, जिसके तहत जो है दोस्तों अगर आपको 1 साल की सज़ा मिली है, तो आपको उसी जो है सज़ा के लिए उसी केस में और दोबारा सज़ा जो है नहीं मिली जाएगी, ठीक है, मतलब एक अपराध के लिए एक ही सज़ा होगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपराध करते समय जो कानून बनता है उसी के तहत जो है सज़ा मिलती है। देखिए अब ये क्या हुआ, जैसे क्या हुआ, जैसे मैंने कोई अपराध किया और उसके बाद जो है उस समय जो कानून में जो अपराध लिखा गया है, मुझे वही कानून के तहत जो है अपराध के लिए सज़ा मिलेगी। लेकिन क्या हो रहा है, अब केस चलते हुए जो है दोस्तों अगर रूल चेंज हो जाते हैं और नए आप कानून आ जाते हैं, तो नए कानून आएंगे तो दोस्तों वो जो है मुझ पर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो आप इसको याद रखिए, मतलब अपराध करते समय जो कानून बना रहेगा उसी के तहत जो है सज़ा मिलेगी। और तीसरा दोस्तों, खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा कि दोस्तों इस खून को मैंने किया है, माय लॉर्ड, इस तरीके से आप नहीं बोल सकते खुद के लिए किसी दूसरे को। आप तो खुद बोल सकते हो, लेकिन दूसरे को जो है प्रेरित नहीं कर, दूसरे को नहीं आप जो है जो कहा जाएगा दोस्तों बाध्य नहीं कर सकते कि जो है ये दोष जो है मैंने किया है, ठीक है, ये गुनाह जो है मैंने किया है, इसके लिए आप बाध्य नहीं करा सकते किसी को, ठीक है। उसी तरीके से बात कर सकते हैं दोस्तों प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, चूंकि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता क्या है, इसके अंतर्गत सभी व्यक्ति को कानूनी सीमा के अंतर्गत जीवन जीने का अधिकार है। किसी भी व्यक्ति के जीवन जीने का अधिकार नहीं छीना जा सकता, ठीक है, क्योंकि हर जो कंडीशन है दोस्तों, ये ऊपर वाला 20 और 21, आपका कोई भी आपातकाल की स्थिति आ जाए यहाँ पास से इसको नहीं हटाया जा सकता, ठीक है। अनुच्छेद, ये दोनों अनुच्छेद आपसे नहीं छीने जा सकते। प्रश्न में बहुत बार पूछा जा चुका है कि कोई भी स्थिति या आपातकाल की स्थिति में हमारे मौलिक अधिकार के कौन सा अनुच्छेद है जिसको नहीं छीना जा सकता, तो वो है 20-21, ठीक है। तो दोस्तों चलिए, शिक्षा का अधिकार जो है हमको है, तो ये दोस्तों अनुच्छेद 21A के तहत है, ठीक है।
तो पहले मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता क्या होती है, जिसके अंतर्गत आपको जीने का अधिकार है। अगर आप खुद से भी मरना चाहो ना तो जो है गवर्नमेंट आपको मरने नहीं देगी। अगर आप फांसी लगा रहे हो, बच जाते हो, या फिर कहीं सुसाइड कर रहे हो, ऊपर से कूद रहे हो छत से, आप नीचे कूदे तो आपका हाथ पैर टूट गया तो उल्टा आपके ऊपर केस चल जाएगा। ठीक है, तो ये अब क्या है, प्राण दैहिक स्वतंत्रता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 21A, इसके अंतर्गत शिक्षा का अधिकार दिया गया है। और 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही गई है। क्योंकि दोस्तों ये जो है नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत भी आता है, और ये जो है दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य गवर्नमेंट के अंतर्गत भी आती है। ठीक है, तो शिक्षा को लेकर के बहुत ही ज़्यादा जोर दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों गिरफ्तारी से संरक्षण। तो हम जानते हैं दोस्तों अनुच्छेद 22 है, उसके तहत जो है गिरफ्तारी में से संरक्षण हमको मिला है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो है स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत जो है यहाँ पर जो है दो भाग में आप इसको समझ सकते हो, जिसमें क्या होगा, अपराध के बाद, और दूसरा क्या है, अपराध के पहले। ठीक है, अपराध के बाद मतलब क्या हो जाएगा, जैसे क्या हुआ, आपने अपराध किया, उसके बाद क्या है, आपके ऊपर केस चल रहा है। और दूसरा क्या है दोस्तों, जैसे एक अपराध है वो होने वाला है, हम जानते हो, तो लेकिन पुलिस जो है आपको पहले से ही गिरफ्तार कर लेती है। तो ये इसको दो तरीके का होता है, एक अपराध से पहले और दूसरा क्या है, अपराध के बाद। तो अपराध के पहले मतलब दंडात्मक विरोध निरोध। ठीक है, जैसे क्या होगा, हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। आप पूछ सकते हो दोस्तों कि आपको क्यों जो है गिरफ्तार किया गया है और किस लिए गिरफ्तार किया गया है। ठीक है, उसी तरीके से 24 घंटे के अंदर निकटतम दंडाधिकारी के समक्ष आपको पेश करना होगा। ठीक है, अगर आप कोई अपराध करते हो, पुलिस के द्वारा जो है आपको गिरफ्तारी की जाती है, तो 24 घंटे के अंतर आपको जो है पूरी तरीके से आपको जो है निकटतम दंडाधिकारी के समक्ष पेश करना होगा। इसमें जो है वो शामिल नहीं है दोस्तों, कौन कौन सी शामिल चीज समय जो है शामिल नहीं है। पहला तो आपका छुट्टी का समय, जैसे शनिवार हो गया, ठीक है, रविवार हो गया, ये सब छुट्टी के जो समय है ये सब उसमें शामिल नहीं होंगे। दूसरा है जो दोस्तों आपके यातायात में जो समय लगता है उसके लिए आपको कोई समय इंक्लूड नहीं किया जाएगा। जैसे क्या हो गया, आपने अपराध किया तो आप अपराध वाले जगह पर हो और पुलिस आती है और आपको 2 घंटे तक आपको यहाँ से ले जाने में समय लगता है, तो मतलब ये 2 घंटा जो लगा समय आपको जाने में उसको नहीं गिना जाएगा। ठीक है, उससे और बात कर लेते हैं दोस्तों, अपने पसंद के वकील को सलाह लेने का अधिकार तो है। ठीक है, तो इसके बारे में तो आप जानते होंगे। ठीक है, ये है जो अपराध के बाद के जो आपके अधिकार हैं, जिससे पुलिस को आप सवाल कर सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपराध के पहले निवारक निरोध। तो दोस्तों अपराध के पहले ये कैसे हुआ, जैसे क्या होगा, भारत के संविधान के तहत जो है जम्मू कश्मीर JNK को क्या हुआ दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए जो है लागू हुआ पूरी तरीके से। उस समय जो है दोस्तों कुछ अधिकारी थे, नेताएं थी, जो क्या करते थे, इनका विरोध कर रहे थे। उनको पहले ही, इनका बिल पास करने से पहले ही उनको क्या कर दिया गया था दोस्तों, नज़रबंद कर दिया गया था। नज़रबंद करने का अभिप्राय, उनको जेल में या फिर कहीं ऐसे गुप्त स्थान में छुपा करके रख दिया गया, जिनको सिर्फ जो है दोस्तों गवर्नमेंट को ही पता था कि वो कहाँ पास हैं, किसी भी मंत्री या राजनेता को इसके बारे में नहीं पता था। ठीक है, तो निवारक निरोधक कानून के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को अपराध करने से पहले गिरफ्तार कर लिया जाता है। ना तो इसमें वारंट दिखाने की जरूरत होती है और ना ही किसी सफाई देने की जरूरत होती है। ऐसे व्यक्ति को बिना दंडाधिकारी के समक्ष पेश किए 3 महीने तक जेल में रखा जा सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप तो आप इसको याद रखिए। अधिकतम जो है दोस्तों इसको 3 महीने तक जेल में रखा जा सकता है। अब बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो दोस्तों इसमें सिर्फ आप 2 ही अनुच्छेद आपको पढ़ने होंगे, अनुच्छेद 23 एवं 24। ठीक है, तो ये है शोषण के विरुद्ध। शोषण मतलब आपको जो है आप पूरी तरीके से आप समझ ही रहे हो शोषण क्या होता है। तो अनुच्छेद 23 के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, मानव के दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। मतलब आप जो है मानव की तस्करी, इन सब पर क्या है पूरी तरीके से जो है प्रतिबंध है। उसी तरीके से बंधुआ मजदूर आप बना करके नहीं रख सकते। बंधुआ मजदूर क्या होता है दोस्तों, जो आपके साथ रहे, आप सिर्फ उसको भोजन दो खाने के लिए, और साथ ही साथ वो पूरी दिन रात आपका ही सेवा करे, आपके काम को करे, आपके खेत में काम करें या आपके कहीं भी काम करें। ठीक है, मतलब ये जो है दोस्तों पूरी तरीके से आप उसको मजदूरी ना दे करके सिर्फ खाने की व्यवस्थाएं उनके लिए दो। ठीक है, रहने खाने के लिए, वही क्या कहलाता है आपका मजदूरी, बलुआ मजदूरी कहलाता है। ठीक है, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति की खरीदी बिक्री नहीं की जा सकती और ना ही उसे जबरदस्ती मजदूरी कराई जा सकती है। इसका उल्लंघन करना एक जो है दोस्तों दंडनीय अपराध है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्योंकि 2 ही अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 23 और 24 जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ठीक है, और अनुच्छेद 24 इंपॉर्टेंट है, बाल नियोजन पर प्रतिबंध, एकदम इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर जो है जगह पर देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे होटल हो गए, होटल में भी आपको देखने को मिलेगा कि जो है यहाँ बाल मजदूरी नहीं कराई जाती, ऐसा पोस्टर टंगा हुआ रहता है। ठीक है, तो 14 वर्ष की कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखाने में, खाद्यान्नों में,
एवं अन्य जोखिम भरे कामों पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। ये क्या कहलाता है दोस्तों? अनुच्छेद 24 के अंतर्गत जो है बाल नियोजन प्रतिबंध के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यह है दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इस तरीके से दोस्तों जो है पूरी तरीके से शोषण के विरुद्ध अधिकार को हमने देखा। ठीक है, कौन कौन से अधिकार को हमने देखा दोस्तों? हमने देखा समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और जो है दोस्तों वीडियो भी काफ़ी लंबा हो चुका है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे आगे का जो अधिकार है। ठीक है, कौन कौन से अधिकार है दोस्तों? समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक का जो स्वतंत्रता है वो, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये जो है उनमें से 3 अधिकारों को हम लोग देखेंगे सेकंड पार्ट में। पहला पार्ट में हमने देखा, तो एक बार फिर से रिवीजन कर लोगे दोस्तों, फिर से एक एक बार और देखते रहोगे तो आपको आसानी से ये ज़रूर याद हो जाएगा। ठीक है, चाहे आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो दोस्तों, मौलिक अधिकार से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पास से प्रश्न पूछे ही जाते हैं कि और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैं आपको पूरी तरीके से बता रहा हूँ, ट्रिकी मेथड से बता रहा हूँ। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, और जो चीज़ समझ नहीं आ रहा उसको जरूर पूछिए कमेंट करके, उसको नेक्स्ट वीडियो में मेंशन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और चलिए मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। और बाकी के लिए दोस्तों जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूँ, वहाँ से भी आप उसको चेकआउट करते रहिए, ताकि जो है इस तरीके का प्रिपरेशन आपका साथ होता रहे। ठीक है, और चलिए मिलता है दोस्तों नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।